हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत जोरदार तरीके से आपकी जो है ना प्रिपरेशन चल रही होगी नीट की। तो उसी सीक्वेंस में मैं आपका जो है हेल्प करने के लिए आया हूँ फिजिक्स में। जैसा कि आपने पहले भी वीडियो देखा था, ये जो है ना आपका जो है ना यूनिट 8 में जो एनटीए ने सिलेबस डाला उसके हिसाब से उन्होंने बोला थर्मोडायनेमिक्स में आपको ये चीज आना चाहिए, है ना। और तो हमने बहुत सारा चीज पढ़ लिया है ना, क्योंकि क्लास में जब अपन स्टडी कर रहे होते हैं तो उसमें बहुत सारे चीजें जो है एक्स्ट्रा भी पढ़ाया जाता है। तो वो जानना जरूरी है। यदि आप जान रहे हैं तो देन वेल एंड गुड, है ना। लेकिन जो अभी एनटीए को जानना है उसके सिलेबस के हिसाब से आपको जानना चाहिए। तो उसी सीक्वेंस में जैसे थर्मोडायनेमिक्स का जो यूनिट 8 है उसमें सिलेबस ये सारे मेंशन किए हैं। तो मैंने वन बाय वन जो है वो सारे कॉन्सेप्ट को, सारे फॉर्मूले को, जो रिक्वायरमेंट है वो मैंने इसमें कंपेयर करने की कोशिश करी है। तो होप आपको ये जो है ना क्विक रिवीजन सीरीज और क्विक फॉर्मूला का सीरीज जो है ना आपको पसंद आ रहा होगा। तो पसंद आ रहा होगा तो अपने प्लीज दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, राइट। ओके। तो यूनिट 8 में जो है आपको ये जो डिटेलिंग यहाँ पे इसी तरह से जैसे आप कभी ने एनटीए के वेबसाइट पे जाके सिलेबस यदि आपने डाउनलोड किया होगा तो वहाँ पे इस तरह से यूनिट लिखा हो, यूनिट 8 थर्मोडायनेमिक्स, और उसके बीच बाद में डिटेलिंग किया हो। तो डिटेलिंग में क्या क्या चीज आपको आना चाहिए वो सारा चीज मैंने इसमें कंपेयर किया, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए, राइट। तो पहला टर्म उसमें लिखा होगा थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम कब आता है? जब पी वी टी, है ना, मोलर मास एंड नंबर ऑफ मोल्स, ये सारी चीज कांस्टेंट होते हैं तब जाके थर्मल इक्विलिब्रियम में कोई भी सिस्टम होता है, राइट। ओके, है ना। लेकिन कई बार लोग अंडरस्टैंड ये कर लेते हैं कि टेम्परेचर सिर्फ कांस्टेंट है तो थर्मल इक्विलिब्रियम आ जाएगा, वो एक्चुअल चीजें नहीं है, राइट। अच्छा, अब है उसमें जीरोथ लॉ के बारे में। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये बोलता है कि दो बॉडी ए और बी यदि सेम टेम्परेचर पे है और बी एंड सी दो वो भी सेम टेम्परेचर पे है, ये बोलता है तीनों जो है ना बॉडी आपस में सेम टेम्परेचर पे आ जाएंगे, राइट। तो तीनों का टेम्परेचर क्या होगा? सेम हो जाएगा, राइट। ओके, ठीक है। टी ए इक्वल टू टी बी इक्वल टू टी सी, राइट। अच्छा, अब है टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी जो होता है किसी सब्सटेंस के, उसके इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम के बराबर होता है। इंटरनल एनर्जी में दो एनर्जी आते हैं बेसिकली, है ना। एक तो पोटेंशियल एनर्जी जो उसके मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स है उसकी वजह से एक आता है पोटेंशियल एनर्जी, दूसरा आता है उसके काइनेटिक एनर्जी, है ना, टेम्परेचर की वजह से। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से मॉलिक्यूल का रैंडमनेस बढ़ता है, मॉलिक्यूल का स्पीड बढ़ता है, तो स्पीड बढ़ने की वजह से काइनेटिक एनर्जी आती है। तो बेसिकली इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, राइट। ओके, फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में उन्होंने पूछा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम को इस तरह से भी डिफाइन करते हैं कि ये क्या है कि कोई काइनेटिक एनर्जी का मतलब है ना एक्सप्रेशन आपने लिखा, तो जितना इंडिपेंडेंट टर्म होगा काइनेटिक एनर्जी का उतना जो है ना डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है उस वाले गैसियस सब्सटेंस के या फिर गैसियस मॉलिक्यूल के, राइट। अच्छा, तो देखो मोनोएटॉमिक जो गैस होते हैं, मोनोएटॉमिक गैस कहने का मतलब है हीलियम, आर्गन, नियन, रेडन, ये सब है मोनोएटॉमिक गैस, मतलब सिंगल एटम के बने हुए, राइट। तो इसके जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है, क्योंकि इसमें 3 इंडिपेंडेंट काइनेटिक एनर्जी का टर्म है, इसलिए इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होगा। फिर है डाई एटॉमिक आइडियल गैस। डायटोमिक मतलब 2 एटम से बनने वाले, जैसे O2 N2 S2, लाइक इसके इसमें अंदर 5 जो है इंडिपेंडेंट काइनेटिक एनर्जी के टर्म होते हैं, इसलिए इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो गए डायटोमिक आइडियल गैस के लिए 5। सिमिलरली पॉलीएटॉमिक के लिए 6 हो जाता है। अच्छा, इसमें जो ना वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम काउंटेड नहीं, यदि वाइब्रेशनल काउंट करोगे तो फिर जाके इसमें और इंक्रीज हो जाएगा, है ना, +2 से और इंक्रीजमेंट हो जाएंगे इसमें। अब है लॉ ऑफ इक्विपार्टिशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ इक्विपार्टिशन ऑफ एनर्जी के बारे में ये सिंपल सा चीज है। तो ये बोलता है लॉ ऑफ इक्विपार्टिशन ऑफ एनर्जी कि ईच मॉलिक्यूल्स के पास, ईच मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी कितनी होती है, ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम, उसकी वैल्यू होती है 1/2 k इंटू टी। देख रहे हो, ये 1/2 k इंटू टी होता है इसका वैल्यू, 1/2 k इंटू टी। अच्छा, ये तो हो गया ईच मॉलिक्यूल्स का ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम के हिसाब से, है ना। यदि एक ऐसा मॉलिक्यूल आप कंसीडर कर लीजिए जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम f है, राइट, तो उसके कितने हो जाएंगे, f डिग्री ऑफ फ्रीडम वाले मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, f से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें f kT/2। यदि n मोल्स है तो n f
kT/, या NFRT/2 ये आ जाएगा, ठीक है ना। ये आ जाएगा आपका n मोल्स की जो टोटल इंटरनल एनर्जी आ जाएगा, या फिर टोटल एनर्जी बोले तो NFRT/2। अच्छा, ये आगे एनर्जी, इसको यदि आप डिफरेंशिएट करोगे, इंटरनल एनर्जी को डिफरेंशिएट करोगे, यू का डिफरेंशिएशन पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, यू का du हो गया, और NFRT/2 को एन कांस्टेंट, डिग्री ऑफ फ्रीडम कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, टी टेम्परेचर है, टेम्परेचर में केल्विन, ये जो वेरी कर रहा है, इसको इसका डिफरेंशिएशन डेल्टा टी हो गया, तो डेल्टा यू की वैल्यू हो गई NFR डेल्टा टी, राइट। ओके, अब है आपके पास, अब आपके पास ये इंटरनल एनर्जी के बारे में हम कुछ कॉन्सेप्ट वाली बातें याद रखना। इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है ना, ये मतलब स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल लेने की कोशिश किया, जैसे पी एन वी एक ग्राफ ले लिया, पी वी एक ग्राफ है, ठीक है। इसमें 2 पॉइंट मैंने मार्क किया, पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है। तो आप एक पाथ 1 से जा रहे हो, दूसरा जो है कोई इंसान पाथ 2 से जा रहा है ना, कोई मॉलिक्यूल हम चलो पाथ 1 से जा रहा है, दूसरा पाथ 2 से जा रहा है। तो ये पाथ 1 से और पाथ 2 से जा तो रहा है, लेकिन जो है जो फाइनल पोजीशन दोनों का सेम है, फाइनल पोजीशन सेम है, इसका मतलब इसकी इंटरनल एनर्जी सेम होगी, है ना, क्योंकि ये एक स्टेट फंक्शन है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, चाहे किसी भी पाथ से जाओ, राइट। अच्छा, इंटरनल एनर्जी, दूसरी बात आपको याद रखना, इंटरनल एनर्जी सिर्फ एक टेम्परेचर पे डिपेंड करने वाली जो है ना ये चीजें हैं, राइट। तो U इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेल्टा T कांस्टेंट हो जाएगा, और डेल्टा T कांस्टेंट हो जाएगा तो ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी की वैल्यू भी कांस्टेंट हो जाएगी। टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो कह सकते हैं कि आपकी इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। ओके, अब हीट के बारे में। अच्छा, हीट कैसे ट्रांसफर होता है एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में, या एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, जब टेम्परेचर का डिफरेंस हो, राइट। तो टेम्परेचर की यदि डिफरेंस नहीं है तो उसमें हीट ट्रांसफर नहीं होगा, राइट। तो हीट एक्सचेंज तब हो जाएगा जब उस बॉडी में टेम्परेचर का डिफरेंस है। हीट का जो है ना ऐसा यूनिट क्या हो जाता है, जूल, है ना, क्योंकि हीट एक एनर्जी ही है ना, उसकी ऐसा यूनिट जूल, कमर्शियल यूनिट इसको कैलोरी होता है। अच्छा, 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.18 जूल होता है। ओके, अच्छा, फिर कुछ कन्वेंशन है ना आपको थर्मोडायनामिक्स में, ये आपको ध्यान रखना। हीट गिवन टू द सिस्टम, यदि सिस्टम को आप हीट दे रहे हो तो उसको अपना पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। यदि हीट सिस्टम आपको दे रहा है ना, हीट गिवन बाय द सिस्टम, उसको क्या रखेंगे, नेगेटिव रखेंगे, इसको पॉजिटिव रखेंगे, राइट गाइस। ओके, अब स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस के बारे में बात करते हैं। स्पेसिफिक हीट क्या होता है कि आपके पास यूनिट मास है, यूनिट मास का टेम्परेचर यदि 1 डिग्री सेल्सियस से आप इंक्रीज करेंगे तो जो हीट की जरूरत पड़ती है उसको अपना बोलते हैं स्पेसिफिक हीट, मतलब स्पेशल हीट है कि यूनिट मास के टेम्परेचर को आपको रेज करना। या फिर मोर प्रिसाइजली यदि बोले तो यदि 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जितनी आपकी हीट की जरूरत पड़ती है 1 ग्राम सब्सटेंस के लिए, है ना, मतलब यूनिट मास बोल दो, है ना, उसको इंक्रीज करने की जितना हीट की जरूरत पड़ती है उसको अपना बोलते हैं स्पेसिफिक हीट, राइट। ओके, तो स्पेसिफिक हीट आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए आप डेल्टा टी की वैल्यू 0, इसलिए आप डेल्टा टी 0 पुट करोगे तो इसकी स्पेसिफिक हीट की वैल्यू हो जाता है इन्फिनिटी। सिमिलरली एडियाबेटिक के लिए क्यू का वैल्यू 0 होता है, क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस में कोई हीट एक्सचेंज नहीं होता सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, है ना। अच्छा, सिस्टम क्या, सिस्टम और सराउंडिंग बेसिकली क्या है, सिस्टम मतलब जिसके अंदर जान आप स्टडी कर रहे हो, है ना, गैसियस मॉलिक्यूल्स के, और उसके जो स्टडी वाला पार्ट नहीं है वो उसको अपना सराउंडिंग बोलते हैं। जिसपे आप स्टडी कर रहे हो सिस्टम हो गया, जिसपे आप स्टडी के स्कोप से आपका बाहर वाला है पार्ट है उसको क्या बोल दिया, सराउंडिंग बोल दिया। ये डिफरेंस होता है सिस्टम और सराउंडिंग में। ओके, ये सब चीज अपन सिस्टम पे कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है, अब इसमें है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यदि वॉल्यूम कांस्टेंट तो उस केस में जो है ना सीवी, उसको जो है ना सी का नाम सीवी हो जाता है क्यू डिवाइड बाय एम डेल्टा टी। यदि कांस्टेंट प्रेशर हुआ है तो सीपी हो जाता है क्यू डिवाइड बाय एम डेल्टा टी। तो मोलर स्पेसिफिक हीट, अच्छा ये तो हो गया मास का जो है ना टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए यूनिट डिग्री सेल्सियस से, है ना, 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने की जितना हीट की जरूरत पड़ती है। अच्छा, फिर ये मास के जगह पे यदि 1 मोल का जो है ना, 1 मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, है ना, जो आपको हीट की जरूरत पड़ती है उसको मोलर स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, सीवी क्यू डिवाइड एन डेल्टा टी, एम की जगह पे एन आ गया, सिमिलरली सीपी के लिए ये हो गया। अच्छा, आपको समझ में आ रही है तो
तो तुम सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, ताकि मेरा मनोबल थोड़ा बढ़ जाए, राइट। ओके, अब है एक हीट कैपेसिटी का टर्म, एक स्पेसिफिक हीट हो गया, अब दूसरा टर्म आता है हीट कैपेसिटी। दोनों अलग अलग चीजें। हीट कैपेसिटी वो होता है कि कोई बॉडी है उसके टेम्परेचर, पूरे बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से रेज करने के लिए जितना हीट की रिक्वायरमेंट करते हैं उसको हीट कैपेसिटी बोलते हैं, यूनिट मास का नहीं, पूरे बॉडी का है। तो ये उसमें रिलेशन ये होता है हीट कैपेसिटी बोलो, या इसी का नाम है थर्मल कैपेसिटी, राइट। हीट कैपेसिटी बोलो या फिर थर्मल कैपेसिटी, दोनों सेम ही चीज है। इसको अपन थर्मल कैपेसिटी बोल सकते हैं, थर्मल कैपेसिटी। अच्छा, इसमें रिलेशन होता है हीट कैपेसिटी वैल्यू m इंटू सी होता है, राइट। अच्छा, एक जो है ये मेयर्स रिलेशन इसको बोलते हैं, सीपी माइनस सीवी वैल्यू आर के बराबर होता है, किसी भी आइडियल गैस के लिए कांस्टेंट होता है। अच्छा, क्यूवी निकालना है, मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम पे कितना हीट जो है ना रिलीज करेगा या फिर एक्सेप्ट करेगा, है ना। तो उसकी वैल्यू क्यूवी होता है एन सीवी डेल्टा टी, है ना। सीवी क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। उसी तरह क्यूपी एन सीपी डेल्टा टी। अच्छा, सीवी होता है एफ आर बाई टू, है ना। एफ क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, आर है वो आइडियल गैस कांस्टेंट, है ना, और डिवाइड बाई टू कर दिया। सीपी मैंने सीवी होता है आर, तो सीपी वैल्यू एफ बाई टू प्लस 1 इंटू आर लिया जाता है सीपी की वैल्यू। फिर मोनोएटॉमिक के लिए जैसे कि पहले बताया था ये सब होता है, डायटोमिक के 5, पॉलीएटॉमिक के लिए 6 है। एक गामा है, गामा एक क्या होता है, ये रेशियो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, उसके रेशियो होते हैं गामा। तो मोनो के लिए गामा तो 1.66, डाई के लिए 1.44 और पॉलीएटॉमिक के लिए 1.33, है ना। ये चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो मोनोएटॉमिक के लिए सबसे ज्यादा होता है गामा का वैल्यू, और फिर डायटोमिक के लिए, फिर जाके पॉलीएटॉमिक के लिए। अब वर्क वाला पॉइंट है, वर्क डन बाय जो गैसेस, है ना, जिससे देखो इसमें भी कन्वेंशन आपको ध्यान रखना। तो वर्क डन का क्या होता है, पी इंटू डेल्टा पी। डेल्टा पी क्या, चेंज इन वॉल्यूम, या फिर आपका वेरिएबल है प्रेशर, यदि वेरिएबल है तो उसको आपको इंटीग्रेट करना पड़ता है वर्क निकालने के लिए, पी इंटू डीवी, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए वी वन से वी टू तक, राइट। अच्छा, फिर यदि आपको ग्राफ दिया रहेगा पीवी आपका जो है ना ग्राफ दिया हुआ है ना, प्रेशर एंड वॉल्यूम के टर्म में कुछ रिलेशन दिया, तो उस केस में उसका जो एरिया होता है, एरिया अंडर ग्राफ, एरिया अंडर ग्राफ आपको क्या देगा, वर्क डन। अच्छा, यदि यहाँ डेल्टा वी की वैल्यू यदि पॉजिटिव होगा तो वर्क डन पॉजिटिव, डेल्टा वी की वैल्यू यदि निगेटिव होगा तो वर्क डन निगेटिव होगा। अच्छा, यहाँ पे कन्वेंशन है ना, जैसे हीट का कन्वेंशन आप याद रखें तो उसी तरह से ये वर्क का भी कन्वेंशन आपको याद रखना है ना। तो वर्क डन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव होता लेते हैं, और वर्क डन ऑन द सिस्टम, क्योंकि वर्क डन जो आपको दिया है ना वो अपने लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए वर्क डन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव, और वर्क डन ऑन द सिस्टम को नेगेटिव कंसीडर करेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या वर्क करता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये बोलता है कि जो नेट हीट है वो होता है वर्क डन प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर है। तो Q इक्वल्स टू W प्लस डेल्टा U के बराबर होता है। डेल्टा U क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, है ना। तो आपने जो हीट दिया उस हीट से जो है ना कुछ वर्क होगा, कुछ सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, राइट। ओके, यहाँ पे हीट गिवन टू द सिस्टम वही है ना, हीट गिवन टू द सिस्टम पॉजिटिव लेंगे, हीट गिवन बाय द सिस्टम नेगेटिव। फिर Q इक्वल्स टू NC डेल्टा T, Q इक्वल्स टू NC डेल्टा T। कांस्टेंट प्रेशर पे है तो NCP डेल्टा T हो जाएगा, कांस्टेंट वॉल्यूम पे है तो NCV डेल्टा T, राइट गाइस। अच्छा, अब आगे चलते हैं, है ना। फिर अगेन वही अपन लिखे डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू F इक्वल्स टू 3 मोनोएटॉमिक, डाई के लिए 5 और पॉली के लिए 6 अपन लिखे है ना। आर की यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, आर की वैल्यू 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन होता है, या फिर इसको कैलोरी मार्क को वैल्यू लिखना होगा तो होता है 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, है ना। जैसा सीवी की वैल्यू पहले भी मैं लिखा हूँ, तो ये होता है सीवी का सीपी का नाम करें। अच्छा, इंटरनल एनर्जी क्या हो गया, डेल्टा यू इक्वल्स टू एफ आर बाई 2 इंटू डेल्टा टी। डेल्टा यू की वैल्यू एन एफ आर बाई 2 की जगह पर अपन सीवी लिख दिया, तो डेल्टा यू की वैल्यू एन सीवी डेल्टा टी। ये हमेशा कांस्टेंट होता है, ऑलवेज, है ना, ये ऑलवेज ट्रू है ना। डेल्टा यू चाहे आप कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए लिख लो या फिर कांस्टेंट प्रेशर के लिए लिख लो, है ना, दिस इज ऑलवेज ट्रू है, एन सीवी डेल्टा टी।
ओके, एक स्टेट फंक्शन है जैसा कि अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये फाइनल और इनिशियल स्टेट पे डिपेंड करता है, कोई पाथ पे डिपेंड नहीं करता। तो कुछ साइक्लिक प्रोसेस है, पूरा होल साइकिल में इंटरनल एनर्जी की जो चेंज हो गया है, यहाँ चलना स्टार्ट किया, फिर यहीं पे आ गया है ना, इसी पोजीशन पे आ गया घूम के इधर से, तो नेट इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि आप सेम पोजीशन पे आ गए, सेम स्टेट पे आ गए हैं, इसलिए जीरो हो जाएगा। अच्छा, डिफरेंट टाइप के थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के बारे में भी है लिखा हुआ था, तो मेनली उसमें जो आपको जानना था आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक प्रोसेस के बारे में जानना था। जैसे आइसोकोरिक भी मैंने लिख दिया, आइसोबैरिक भी लिख दिया। ओके, जो एनटीए एग्जाम लेने वाले हैं, तो एनटीए जो सिलेबस दिया आपको उसके बेसिस पे पूरा लिखा गया है, उससे ना ज्यादा ना कम है, ठीक है। अच्छा, अब है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम वाला प्रोसेस जो होता है, आइसोकोरिक प्रोसेस होता है ना। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क हो जाता है जीरो, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, वर्क होता है पी इंटू डेल्टा भी, वॉल्यूम में चेंज जीरो, तो इसका मतलब वर्क जीरो। फिर है आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रेशर प्रोसेस मतलब प्रेशर कांस्टेंट, राइट। फिर आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट। एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए कोई हीट एक्सचेंज नहीं होता है, मतलब क्यू का वैल्यू जीरो हो जाता है, उसमें नो एक्सचेंज ऑफ हीट। फिर आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट, क्योंकि आपने ये आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ा होगा, तो इसमें क्या होता है, पीवी इक्वल्स टू एन आर टी, है ना। तो अब देखो टी कांस्टेंट, आर तो कांस्टेंट होता है, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा, पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट वैल्यू, या पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट है तो आप ये भी लिख सकते हो, P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, राइट। ओके, फिर अपने पास कांस्टेंट टेम्परेचर है, तो डेल्टा टी की वैल्यू जीरो, चेंजिंग टेम्परेचर जीरो हो जाएगा, है ना। अच्छा, इसलिए डेल्टा यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि डेल्टा यू टोटली डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, एंड टेम्परेचर यदि कांस्टेंट है तो ये क्योंकि फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ये टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो डेल्टा यू की वैल्यू जीरो हो जानी है, राइट। अच्छा, ये भी याद रखना कि अब ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है ना, वेरी स्लो प्रोसेस है ना। अच्छा, अब डेल्टा यू की वैल्यू जीरो, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, क्यू हीट गिवन इक्वल्स टू होता है वर्क डन प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी की वैल्यू हो गया जीरो, तो क्यू इक्वल्स टू क्या है, डब्ल्यू के बराबर। हाँ, वर्क निकाल लो, वर्क निकाल लोगे तो वो क्यू के बराबर ही होगा, राइट। अच्छा, तो यहाँ वर्क की जो क्या होती है वैल्यू, एन आर टी एल एन वी टू बाई वी वन, या फिर पी वी इक्वल्स टू एल एन वी टू बाई वी वन, क्योंकि एन आर टी इक्वल्स टू पी वी होता है ना, क्योंकि पी वी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट है जो है एनआरटी के बराबर, इसलिए आप एनआरटी की जगह पे पीवी भी लिख सकते हैं। द स्लोप ऑफ पीवी कर्व का जो स्लोप है वो क्या हो जाता है, पीवी का जो स्लोप होगा, ये जो स्लोप है उसकी वैल्यू होती है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए माइनस पी बाई बी, राइट। फिर है एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस मतलब उसका जो जनरल एक्सप्रेशन ये होता है, पीवी रेज टू पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, और गामा क्या, तो 1 + 2 बाई एफ, या फिर गामा के बारे में क्या बोला था, गामा के बारे में क्या बोला था, CP1 CB, है ना, दोनों सेम ही चीज है, राइट। ओके, एडियाबेटिक प्रोसेस बोल दिया तो इसका मतलब कोई हीट का एक्सचेंज नहीं होगा सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, तो डेल्टा क्यू की वैल्यू जीरो रहने वाली है। ये बहुत वेरी फास्ट प्रोसेस है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। इसका मतलब ये वाला तो टर्म जीरो हो जाने, इसका मतलब डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल्टा यू हो जाएगा। अच्छा, इसका पीवी कर्व का जो स्लोप क्या हो जाता है, माइनस ऑफ गामा पी बाई बी, मतलब उसमें सिमिलर आइसोथर्मल प्रोसेस केस में जो आपका स्लोप आया उसमें गामा से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो स्लोप आ जाएगा इसका, राइट। अच्छा, वर्क डन क्या होता है इसमें, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना, P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइड बाय गामा माइनस 1, या फिर इसी को अपन लिखेंगे NR T1 माइनस T2 डिवाइड बाय गामा माइनस 1। अच्छा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना, तो क्या किया यहाँ पे, चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो जाएगा अपने पास, जो वर्क आया उसमें आप निगेटिव साइन लगा तो वर्क अपने पास ये आया, एंड इसमें निगेटिव साइन लगा दीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा, इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला ये बन जाएगा आपके पास। अच्छा, ये जहाँ पे मैंने कंपाइलेशन कर दिया सारे प्रोसेस का, है ना, पीवी ग्राफ का, है ना, पीवी ग्राफ पे सबको एक साथ। अच्छा, इसमें है ना वन वाले कौन सा कांस्टेंट वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब कांस्टेंट, ये वन वाला प्रोसेस हो गया आइसोकोरिक प्रोसेस। ये देखो कांस्टेंट प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फोर वाला हो जाना चाहिए अपने पास, आइसोबैरिक प्रोसेस। अच्छा, स्लोप किसका ज्यादा होता है, स्लोप होता है एडियाबेटिक प्रोसेस का ज्यादा होता है, क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस के स्लोप में आप गामा से एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए इसका स्लोप ज्यादा होता है। तो टू वाला किसको रिप्रेजेंट करेगा, टू का स्लोप ज्यादा है, इसका मतलब टू विल रिप्रेजेंट
एडियाबेटिक प्रोसेस एंड रेस्ट ऑन 3। 3 का स्लोप ज्यादा है, 2 से इसका मतलब 3 एक आइसोथर्मल प्रोसेस होने वाला है, राइट। अब एनटीए आपके नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने बोला था कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दे दो बच्चे को। तो ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्वालिटी के बारे में बात करते हैं। जैसे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स मतलब किस पे बेस्ड है, एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि एनर्जी नेदर क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, मतलब जो भी आप हीट देते हैं तो वो वर्क और इंटरनल एनर्जी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, राइट। उसी तरह सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बात करता है क्वालिटी के बारे में, राइट। मतलब कोई भी प्रोसेस फिजिबल है या नहीं है ना, उसके बारे में टॉक करता है ना। फिजिबल मतलब प्रोसेस वो पॉसिबल है कि नहीं है ना, वो प्रोसेस हो सकता है कि नहीं हो सकता है, उसके बारे में बात करता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये तो कुछ थ्योरेटिकल चीजें ये आपको ध्यान में रखना है, राइट। अच्छा, सब बोलता है कि सारे वर्क को आप हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन सारे हीट को आप वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हीट को जब आप वर्क में कन्वर्ट कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ उसमें से एनर्जी लॉस्ट भी होता है ना। ये ऑब्वियस सी बात है। पूरा पूरा एनर्जी को हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए बहुत ज्यादा प्रिसाइजनेस जरूरी है, लेकिन ऐसा करने के चक्कर में कन्वर्जन जब हो रहा था कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस्ट हो जाता है, ठीक है। तो हीट को हम पूरा कन्वर्ट नहीं कर सकते। उसी तरह से अपना हीट इंजन उसी पे काम करता है ना, हीट इंजन इसमें एक हीट इंजन एचई अपना लिया हीट इंजन, ये सोर्स और सिंक में अपने इसको लगा कर रखा है। सोर्स से मान चलो कि Q1 हीट इन्होंने लिया यहाँ पे और Q2 हीट को बाहर फेंक दिया, और उस चक्कर में वर्क किया, कितना करेगा Q1 माइनस Q2, ये वर्क हुआ। तो पूरा पूरा Q1 वर्क में कन्वर्ट देखिए नहीं हो रहा है, कुछ जो है Q2 इसमें कन्वर्ट हो रहा है। इसलिए बोला कि पूरा हीट जो है ना आप वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, कुछ ना कुछ वो वेस्ट होगा ही होगा। तो एफिशिएंसी क्या हो जाता है, हीट इंजन का एफिशिएंसी होता है नेट वर्क डन डिवाइड बाय हीट सप्लाई। हीट सप्लाई आपने Q1 किया और वर्क डन कितना हुआ, W डिवाइड बाय Q1 इज है ना एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको डिवाइड कर दो 1 माइनस Q2 बाय Q1, ये आ गया अपने पास एफिशिएंसी है ना। इस पे फॉर्मूला पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बेसिस पे आप बोल सकते हैं कि कोई भी जो मतलब रियल में वर्क करने वाला इंजन है उसकी एफिशिएंसी 100% नहीं होती है, क्योंकि कुछ न कुछ एनर्जी है ना वो सिंक को देता है, सिंक में वो जाता ही जाता है, राइट। अब है कार्नोट हीट इंजन। कार्नोट हीट इंजन एक आइडियल इंजन है ना, जिसकी एफिशिएंसी और सारे जो भी अवेलेबल इंजन है उसके रिस्पेक्ट में ज्यादा होती है, मतलब बहुत ज्यादा होती है उसके रिस्पेक्ट में। कार्नोट एक आइडियल इंजन है। तो इसमें कार्नोट इंजन बनाने के लिए आपको 2 आइसोथर्मल प्रोसेस की जरूरत पड़ती है ना, और 2 एडियाबेटिक प्रोसेस की हेल्प से इसको बनाते हैं कार्नोट हीट इंजन को, है। ये वर्क करता है 2 कांस्टेंट टेम्परेचर के बीच में वर्क करता है, मतलब एक T1 एंड T2 है, T1 टेम्परेचर और T2 टेम्परेचर के बीच में वर्क करता है। तो आपने एफिशिएंसी जो इधर लिखा था हीट इंजन का, तो यहाँ पर भी जो Q2 माइनस Q1 आया था उसी जगह पर 1 माइनस T2 बाय T1 लिख दिया, तो ये आ गया, है ना। सिर्फ जाके ये कार्नोट हीट इंजन के लिए आप जो है ना इसको 1 बाय Q2 माइनस Q1 इक्वल्स टू 1 माइनस Q2 की जगह T2 रख सकते हो और Q1 की जगह T1 रख सकते हो, राइट। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये आ गया कार्नोट हीट इंजन का एक्सप्रेशन है। फिर रेफ्रिजरेटर के बारे में पूछा था, तो मैं एक भी चीज, जैसा कि मैं बोला, एक भी चीज मैंने इसमें मिस नहीं किया है ना। जो सिलेबस है ना, जो एनटीए का ऑफिशियल वेबसाइट पे जो उन्होंने सिलेबस डाला उसके हिसाब से मैंने प्रॉपर वे में इसको कवर किया, राइट, ठीक है। हाँ, फिर जाते हैं रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर काम क्या है कि वो मतलब कोल्ड बॉडी से हीट लेके जो है ना मतलब हायर टेम्परेचर में उसको रिलीज करने का काम होता है। जैसे कि आपके घर में फ्रिज होगा, तो फ्रिज क्या करता है कि मतलब हीट लेके एक्सट्रैक्ट करके बाहर फेंकता है रूम में, मतलब जहां पर आपने फ्रीजर या फ्रिज लगाए हुए है ना, तो रूम का टेम्परेचर फ्रिज के रिस्पेक्ट में ज्यादा है, वही वाला कंडीशन रेफ्रिजरेटर का काम वही है ना। Q2 हीट ने एक्सट्रैक्ट किया और Q1 को फेंक दिया हॉट बॉडी पे और कोल्ड बॉडी से। तो इसके लिए आपको ना वर्क देना पड़ता है ना, हीट इंजन में वर्क आपको मिलता है, यहाँ पे रेफ्रिजरेटर में वर्क देना पड़ता है। जाहिर सी बात है, फ्रिज का है स्विच ऑन करते हैं, उसमें इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हैं, तब जाकर काम करना स्टार्ट करता है। तो Q2 तो यहाँ से एक्सट्रैक्ट किया आपने, वर्क W दिया, तो क्या आ जाएगा Q2 प्लस W इक्वल्स टू Q1, Q2 प्लस W इक्वल्स टू Q1। तो यहाँ आप इसको रीअरेंज करोगे तो Q2 बाय T2 इक्वल्स टू Q1 बाय T1, इसको अपन लिख सकते हैं ना। Q2 हीट T2 टेम्परेचर पे है ना एक्सट्रैक्ट किया, Q1 हीट
रिलीज किया T1 टेम्परेचर पे। एक एक्सप्रेशन इस तरह से भी अपन लिखा जाता है ना, और Q2 इक्वल W इक्वल टू Q, ये दोनों का आप मर्ज करोगे तो आपके पास एक कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस नाम का एक टर्म आता है। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है Q2, कितना हीट इसने एक्सट्रैक्ट किया है ना यहाँ सिस्टम से, कोल्ड बॉडी से, और आपने कितना वर्क सप्लाई किया, इसके रेशियो को हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ये वाला है ना आपको ध्यान रखना है। और Q2 जब आप T2 लिख सकते हैं है ना, Q2 की जगह T2 लिख सकते हैं क्योंकि Q2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T2 है। Q2 डिवाइड Q2 की जगह T2, Q1 की जगह T1, Q2 की जगह T1। COP को आप दो तरीके से लिख सकते हैं। तो ये था आपका थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड है ना पूरा एनटीए के हिसाब से जो भी चीज आपको जाननी थी वो मैंने कोशिश किया कवर करने के लिए, राइट। तो होप ये आपको जो है ना बहुत फायदा करने वाला है। तो आप अच्छे से एकदम प्रिपेयर करते रहिए, कोई टेंशन की बात नहीं है ना। मतलब जितने अच्छे से आप जो है ना कूल होकर आप एग्जामिनेशन दोगे उतना बहुत अच्छा होने वाला। कई बार अपने को चीजें आ रहा होता है लेकिन जल्दी जल्दी के चक्कर में उसको गलती कर देते हैं ना, राइट। ये सब चीजें आपको है ना बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत जोरदार तरीके से प्रिपेयर करें, इसी तरह से प्रिपेयर करते रहिए जब तक जो है ना फाइनल डेस्टिनेशन पर ना पहुंच जाए, राइट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपको ये पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।